ये पेस्टिसाइड से। हाँ, तो इस वजह से मुझे ये विषय सौंपा गया है। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि आखिर में इसको आगे कैसे बढ़ाए। ठीक है, हमारे आपस में हमने चर्चा कर ली, ऐसा इससे ऐसा नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, लेकिन बहुत से देशों में इसके ऊपर 20-20 साल पहले से काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे कैसे दोगलापन है गवर्नमेंट का। और दोगलापन नहीं कह सकते, ये पता नहीं ये ब्यूरोक्रेट्स है क्या, ब्यूरोक्रेसी है, पता नहीं क्या है। तो मैं चूंकि एक फील्ड के लेवल पे काम करता हूँ, मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है इसमें लीगल एस्पेक्ट क्या है और किस वजह से होता है, लेकिन मुझे बड़ा कई बार लगता है कि एक छोटे फार्मर जो एक पालक उगाता है, जो एक सब्जी उगाता है, जो प्याज उगाता है, जो छोटे छोटे एक 2 से 3 महीने की फसल उगाता है, जो मटर उगाता है, जो गेहूं उगाता है, उनकी तरफ देखने का रवैया जो है गवर्नमेंट का, उन्हें इतना कचरा पेस्टिसाइड खिलाया जाता है, इतना कचरा पेस्टिसाइड खिलाया जाता है, क्योंकि वो बेचारे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। उन्हें अगर कोई सरकारी ग्राम सेवक अगर कुछ रिकमेंडेशन दे देगा जो 1968 से उसके पास है, तो वही वो अप्लाई अप्लाई करेगा। आज 35 साल 55 साल बाद भी वही केमिकल का वो इस्तेमाल करता है। अगर ग्राम सेवक या कृषि अधिकारी से पूछे तो वो बोलता है, भाई हमें जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो रिकमेंडेशन आते हैं, हम हमारी तरफ से कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये हमें यूनिवर्सिटी से आते हैं, ये हमारे आईसीएआर से आते हैं। आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बेंगलोर। तो यहाँ से जो आते हैं, तो छोटा सा वो किसी भी ग्राम सेवक के पास भी चला जाएगा तो उसको वही पुरानी चीजें मिलती है। लेकिन उसी आईसीएआर ने नेशनल रिसर्च फॉर पोमग्रेनेट, नेशनल रिसर्च रिसर्च अंगूर, ये अंगूर वालों यूरोप में अगर जहर नहीं चलता है, तो इन्होंने 8-10 साल में हमारे किसानों को इतना ट्रेनिंग दे दिया, इतना ट्रेनिंग दे दिया है कि वो 2 से 3 लाख टन अंगूर यूरोप कंट्री में भेज सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो चुका है कि हमें बिना जहर की किस तरह से खेती करनी है। तो क्या एक बहुत बड़ा जो अच्छा अच्छा बड़ा रिच फार्मर है, उसके लिए तो रेसिड्यू और हम ये बात करते हैं। और जहां पे हमारा छोटा फार्मर है जो 10 रोज अपनी पालक बेचने के लिए बाजार में जाता है, प्याज बेचने के लिए जाता है, लौकी बेचने के लिए जाता है, वो सारा जहर युक्त खेती, अल्टीमेटली क्या, उसको ज्ञान नहीं होने से क्या होता है, उन्हें उन्हें सब पुराना ज्ञान दिया जाता है। और ये बड़े लोगों को, जो एक्सपोर्ट वालों को, इन्हें रिसर्च फार्म की तरफ से नया ज्ञान दिया जाता है। तो आज उनके अंदर मैंने तब्दीली देखी नासिक वगैरह में, तो वहां के फार्मर्स बहुत अलर्ट हो गए। तो इनको अलर्ट किसने किया? आज 10 साल पहले कोई अलर्ट नहीं थे ये, लेकिन इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाया, इनको रेसिड्यू फार्मिंग सिखाया, पीएचआई सिखाया, प्री हार्वेस्ट इंटरवल, कौन सी दवाई नहीं 70 दिन पहले कौन सी नहीं वापरनी है, कौन सी नहीं वापरनी है। तो मैक्सिमम दवाइयां आजकल 45 से 70 दिन का असर छोड़ती है। समझो, मैंने सुषमा जी को बताया था, मतलब मैं मेरा पक्ष रख रहा हूं, मैंने सुषमा जी को बताया था कि अगर अगर आप बोलते हैं कि 24 घंटे में 3 गोलियां लीजिए, तो हम समझ लेंगे एक गोली का असर 8 8 घंटे होता है। मतलब मैंने अगर वो मेडिसिन ले ली, 8 घंटे बाद उसका असर कम हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरी गोली लूंगा। इस तरह से 24 घंटे में 3 लूंगा। हमारे फार्मर को अगर बोल दिया जाए कि ये दवाई 70 दिन तक असर रखती है, मतलब गलत असर रखती है, इसके बाद में इसके जो अवशेष है उस सब्जी में से निकल जाएंगे, तो 70 दिन बाद आप खा सकते हो। या इसको अगर आज आपको ये सब्जी काटनी है, हार्वेस्ट करके बाजार में लानी है, तो इसको ये दवाई 30 दिन, जिसमें 30 दिन, 20 दिन या 8 दिन वाली अगर पीएचआई है, ऐसी चीजें मारे। लेकिन वो बेचारा, उसको मालूम नहीं है, वो ऐसी दवाइयां, तेज दवाइयां मार देता है जिसमें जहर की मात्रा बहुत होती है, जिसका असर 70-70 दिन तक रहता है उस क्रॉप के अंदर। अच्छा, वो 70 दिन में एक बार नहीं, 10 बार 10 फवारे मार देता है, और बाद में वही सब्जी हम लोग खाते हैं। तो एक तरफ तो हम ऑर्गेनिक की बातें करते हैं, सादे गेहूं में हम लोग 2,4-D यूज करते हैं जिससे कैंसर होता है। सादा सोयाबीन आप मध्य प्रदेश में इतना उगाते हैं, अगर आप सोपा के ऑफिस में जाइए तो वीडीसाइड का उसके अंदर भी रेसिड्यू आ चुका है। और सब्जी, लेकिन हमारे अंगूर वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ सर्टन जो सघन खेती वाले हैं वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे इनको क्यों सिखाएगा? तो ऐसी दोगली नीति क्यों की जाए? ताकि इससे दो दो चीज हो रही है। एक तो पुराने बैन किए हुए पेस्टिसाइड गरीब किसान वापर रहा है, और उसके ऊपर कोई अंकुश न होने से हजारों
हमारे चावल में भी आप पंजाब में देखिए, लिखा है उसमें 60 दिन तक उसकी अवधि रहती है, लेकिन वहां पे कम से कम 10,000 दुकानें हैं। वो 10,000 दुकानों में कुछ ना कुछ ऐसी जहरीली चीजें वो लाता ही है और स्प्रे करता ही है। इवन अब तो यूरोप तो जाने दो, मिडिल ईस्ट जो हमारे अरब कंट्री है, वो तक रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमें बिना जहर की चीजें खाना है। तो अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे आना है तो हमारा प्रोडक्शन भी इंटरनेशनल डिमांड के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, कचरे भाव में बेचेंगे। आज हमारे टमाटर कोई फेंक रहा है, कोई इसके भाव नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा उत्पादन हो रहा है, वो भी पेस्टिसाइड युक्त है, और अल्टीमेटली ये तो उनकी इकोनॉमी हो गई। लेकिन आज हम रोज जहर सब्जियों में, गेहूं में खा रहे हैं, और एक तरफ अंगूर सिर्फ हम एक्सपोर्टेबल खाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरी कहना है कि गवर्नमेंट तक ऐसी चीजें पहुंचाई जाए कि ये जितने भी आईसीएआर वाले हैं, जो भी कृषि आपके एग्रीकल्चर एडवाइजर है, ये पेस्टिसाइड का एक्ट सर 1968 में बना था, और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जिसको एफसीओ बोलते हैं, मतलब जिसके तहत लाइसेंस मिलता है, वो बना था 1985 में। 1985 से लगाकर आज 2021 में अगर हम 35 साल पहले, तो 35 साल पहले इन्होंने जो रिकमेंडेशन किए हुए आइटम थे, वही आइटम आज भी ये चला रहे हैं, इसको कोई अपडेटिंग नहीं किया। उसके बाद तो दुनिया बदल गई है, मतलब 35 सालों में तो भारतवर्ष में ऑर्गेनिक की लहर आ चुकी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये गवर्नमेंट के जो लकीर के फकीर अफसर लोग हैं, इनको 35 साल पुरानी ही रिकमेंडेशन, जो भी न्यूट्रिशन की जो भी ग्रेड ये बताते हैं कि भैया इतना यूरिया डालना है, इतना ये डालना है, ये दूसरा बता नहीं सकते, क्योंकि उनको पाबंदी है। दूसरी पेस्टिसाइड जो है, जिसको जहर बोलते हैं हम लोग, अलग अलग तरह के कीड़े मारने के लिए हम आते हैं, तो इसमें भी सारी चीजें 1968 से आई है सर। ये एक्ट 1968 से, मतलब आज आज उसमें 52-53 साल हो चुके हैं। तो 53 साल पुराने ही अभी भी मॉलिक्यूल जो आज 50 साल, 90 दिन तक अपना असर रखते हैं। अभी लेटेस्ट मॉलिक्यूल बहुत सारे आ गए हैं, जो मतलब 8 दिन पहले भी आप यूज कर सकते हो, या बिल्कुल जीरो रेसिड्यू रहता है, ऐसे भी यूज कर सकते हो ऑर्गेनिक में। वो ऐसा करेंगे तो उसका उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, उनकी खर्चा भी कम हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। जो आज बायर है, आज सिजेंटा है, आज डुपॉन्ट है, आज मॉन्सेंटो है, आज एफएमसी है, ये सब अमेरिकन कंपनियां हैं। तो ये हमारी कंपनी हमारे देश में सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रही है, और इनके होते हुए किसान भी कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसमें अच्छा नफा रहता है तो वो बेचते हैं। तो हमारा कहना है सर कि हमारे किसानों को इस तरह से ठीक से ट्रेनिंग दिया जाए। और ये एक तरह से आज मैंने अभी देखा सर कि कनाडा के अंदर लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो $5.5 बिलियन और $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है। उन्होंने उनकी एक पेस्टिसाइड लाइसेंस, फेडरल पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन, तो वो किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन ही नहीं देती, ताकि वो माल अपना बेच ही नहीं सके। यूनाइटेड स्टेट ने 35 से 50% पेस्टिसाइड कम कर दिए 1997 में। हम लोग आज 2020 में अभी सोच रहे हैं कि पेस्टिसाइड से कैसे मुक्ति पाई जाए। आज स्वीडन स्वीडन की भी मैंने आपको, स्वीडन ने तो 1988 से अपने पेस्टिसाइड पे 50% हर साल हम कम कर देंगे, ये वो ले लिया है। कहने का मतलब क्या है, हर एक आदमी पेस्टिसाइड से निजात पा रहा है, ताकि वो मानवीय जीवन को सुरक्षित करे। कई कई देशों ने तो यहाँ तक कर दिया है कि सोशियो इकोनॉमी जो सोशल या सोशली इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशन रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड यूज, तो इस तरह से 4 डिकेड से ही वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और ग्लाइफोसेट जैसे बहुत बड़े जो खरपतवार नाशक है, उसमें 5 लाख लोग उसके अगेंस्ट अपना मोर्चा बना चुके हैं। लेकिन हमारी जनता कहीं अभी तक भारत में जागरूक नहीं हुई है इसके अगेंस्ट कोई मोर्चा निकालने के लिए। बाकी चीजों में तो हम मोर्चा निकालते हैं। तो मेरा क्या कहना है सर, इसकी वजह से आज बहुत सारे हाई पेस्टिसाइड की वजह से पॉइजनिंग हो रही है, ऑर्गन माल फॉर्मेशन हो रहा है, इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है, न्यूरोटॉक्सिसिटी बढ़ रही है, आईज आईज में ब्लरिंग आ रहा है, और हमारा न्यूरोटॉक्सिक मतलब ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो लोग स्प्रे करते हैं, बाद में घर जाने के बाद इनसे किसी से पूछो, बोले हमारा सिर भारी हो गया है। हमारे दुकानदार भी बोलते हैं हम घर जाके फ्रेश नहीं रहते, हमारा सिर भारी रहता है, क्योंकि वो दिन भर वो पेस्टिसाइड के गैस पे बैठते हैं। तो इनको कौन, ये सिर्फ कुछ कंपनियों की वजह से हमारे देश में ये हम कब तक नुकसान करेंगे, जो छोटे छोटे देश 20 साल पहले कर चुके हैं, अभी तक हम शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं।
इस ग्रुप में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इसका लीगलिटी के साथ आज मोदी जी ने बहुत सारे स्टेट को ऑर्गेनिक कर दिया है। हमारे आनंद साहब भी उसके बारे में बताएंगे कुछ। तो हमारे इस जब तक ये जड़ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे गरीब किसानों को कोई मतलब नया रिकमेंडेशन मिलेगा नहीं। वही अपना 35 साल पुराना, 55 साल पुराना रिकमेंडेशन मिल रहा है। तो मंडलोई जी के जरिए मैं मेरी यही दरखास्त पहुंचाना चाहता हूं कि हम इस विषय के ऊपर अच्छा बना के देंगे आप उनको। लेकिन मैंने अभी तो बहुत शॉर्टकट में बोला है, इसमें बोलेंगे। और इसमें आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये लोग सबसे बड़ी जड़ में जो है ये सरकारी नौकर है, और ये पुरानी चीजें ही आज रिकमेंड कर रहे हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि इससे आगे और हम कितना गर्त में डाल रहे हैं हमारे देश को। तो यही मुझे और कहना है। आनंद जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ऐसे चटनी साहब, एफर्ट्स तो गवर्नमेंट भी कर रही है सभी लेवल पे, और इसके साथ साथ जितने गवर्नमेंट के एफर्ट्स हाईलाइट नहीं हो रहे, फार्मर तक नहीं पहुंच रहे, फार्मर उनको अडॉप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो मल्टीनेशनल है, जो कंपनियां हैं, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट उससे ज्यादा कर रही हैं। अच्छा। अगर मैं आपको बताऊं कि सभी लेवल पे, अभी तुम फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ही ले लो, इसमें बहुत अमेंडमेंट हुई। अभी जुलाई में भी अमेंडमेंट आई जिसके अंदर स्टिमुलेंट्स को इंक्लूड किया गया। आप देखोगे कि 2005-6 में आपके 4 प्रोडक्ट जो बायो फर्टिलाइजर से वो इंक्लूड किए गए, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है आगे, वो जा कोई और प्राइवेट सेक्टर उसको आगे लेके चले, फार्मर तक डिमोस्ट्रेट करे और फार्मर उसको अडॉप्ट करे। फार्मर इज रेडी टू अडॉप्ट, पर प्रॉब्लम ये है कि वहां इतने सारे लोग नहीं हैं जो इस टेक्नोलॉजी को, जो इस टेक्निक को फार्मर तक पहुंचा सके। आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया ग्रेप्स का। यू रिमेम्बर, ग्रेप के अंदर भी जब हमने एंट्री की थी 2006-7 में, तो जो भी लोग थे वो ये कहते थे कि गारंटी लोगे क्या आप? और जब उनका ग्रेप रिजेक्ट हुआ 2008 में, उसके बाद एवरीबॉडी कम आफ्टर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब डाउनी कंट्रोल नहीं होता था। अब आप देखो, बैसिलस सबटिलिस से, सिडोमोनास से, इवन एनआरसी भी नहीं रिकमेंड करती थी। हमने 2008 से काम करना शुरू किया और किसी की भी ग्रेप कंसाइनमेंट रिजेक्ट नहीं हुई। नहीं सर, सब्जी भाजी के लिए क्या है, मतलब छोटे सब्जी फार्मर्स भाजी के के लिए? लिए भी जो सबसे पहला मुद्दा है फार्मर को, यू हैव टू एजुकेट हिम ऑन द सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। आप भी भोजन करते हो, अगर आप स्वच्छ और न्यूट्रिटिव और बैलेंस आप भोजन करते हो तो आप सालों साल बीमार नहीं होते, आपको कोई परेशानी नहीं आती। पर जब आप ओवर ईटिंग करते हो, आप परेशान होते हो, तभी आप दवाई खाते हो। इसी तरह फार्मर को भी अगर आप एजुकेट करोगे कि उसकी सॉइल हेल्थ अगर आप मेंटेन कर रहे हो, उसमें फास्फोरस कंटेंट जा रहा है, पोटाश जा रहा है, उसके बाद जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बेशक स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए पर वो जा रहे हैं। जिंक है, मोलिबिडियम की डेफिशिएंसी है, आपकी मैग्नीज की है। जब आप वो सब चीजें आप उसको प्रोवाइड करोगे, तो एक बैलेंस में के अंदर जो पौधे में कीट का प्रकोप या डिजीज आने की जो क्षमता है वो नहीं होगी, और आपको किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं। कुछ फैशन बन गया है, आप किसी के साथ पास भी चले जाओ फार्मर के साथ, भाई ये हमने समस्या आई, इसमें कौन सी दवाई स्प्रे करें। वो कभी बात नहीं करता कि हम उसकी सॉइल हेल्थ में कुछ करें, स्लरी डालें, आपका फार्म यार्ड मन्योर डालें, डिकम्पोजर डालें, ट्राइकोडर्मा, सिडोमोनास डालें। वो सीधा स्प्रे की बात करता है, ना कि सॉइल एप्लीकेशन की। और मेन प्रॉब्लम क्या है सॉइल एप्लीकेशन की? लाइक इन मेडिकल साइंस, अगर आपका स्टोमक ठीक है, आपको न्यूट्रिटिव डाइट मिल रही है, तो आप बीमार नहीं होंगे। उसी प्रकार जब सॉइल के अंदर आप देखोगे उसकी पीएच सामान्य है, जो 18-19 तत्व पौधे को चाहिए, कुछ मैक्रो चाहिए एनपीके, कुछ माइक्रो चाहिए, वो उपलब्ध हो रहे हैं, तो पौधा रोगग्रस्त ही नहीं होगा। अब अगर आप देखो हिस्ट्री ऑफ दिस पेस्टिसाइड, तो जो पहली इन्वेंशन हुई यूरिया की फर्टिलाइजर में 1920 में हुई।
जो कि डॉक्टर हैबर और बोश ने की। उसके बाद आप इंसेक्टिसाइड में आते हो, तो पहली इन्वेंशन हुई वो 1939 में हुई डीडीटी की, जो डॉक्टर पॉल मोलर ने की। उसके बाद जो तीसरी फंजीसाइड सेगमेंट में आते हो, उसकी 1958 में मैनकोजेब की हुई। अब आप सोचिए, क्या 1920 से पहले खाना नहीं मिलता था क्या लोगों को? क्या फल नहीं होते थे? आपको जिक्र मिलेगा सत्यनारायण की कथा का में भी, केले का, आपको गुड़ का, गन्ने का। ये सब चीजें सदियों से होती आई हैं। और उन दिनों में हम क्या इस्तेमाल करते थे? फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। पर ताजा गोबर नहीं, गली सड़ी गोबर की खाद करते थे। और उसको गालने साड़ने की जो क्रिया है वो जीवाणु करते थे, बैक्टीरिया, निकल, जिसके जो अंदर ट्राइकोडर्मा भी था, सिडोमोनास भी था, मेटाराइजियम था, बवेरिया भी था, और भी बहुत से, अभी कम से कम नहीं तो 25-30 प्रोडक्ट जो हैं आज आइडेंटिफाइड हुए हुए हैं, जो इंसेक्टिसाइड शेड्यूल में है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और हमने, आईपीएल ने कुछ रिप्रेजेंटेशन भी दी गाइडलाइन रिलैक्सेशन के लिए, कुछ पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए, कि लोग इंटरेस्ट लें, क्वालिटी प्रोड्यूस बनाएं, दे स्पेंड मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट और एजुकेट द फार्मर, और इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ सर। गवर्नमेंट को देने सर, में, इवन गवर्नमेंट, आपको मैं बताऊं, दे आर वर्किंग वेरी एक्टिव। अभी लेटेस्ट हमने, मेरा ख्याल अप्रैल मई में कुछ अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं नीरजा जी, तो उन्होंने जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन कर दिया। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में कुछ चीजें कम करनी थी, कुछ पीएच करनी थी, कुछ ग्रेनुलर साइज वाली चीजें थी जिनके लिए आप बार बार परेशान होते थे सैंपलिंग की वजह से, सब स्टैंडर्ड की वजह से। तो गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कर रही है, पर जो प्राइवेट सेक्टर से फार्मर लेवल के ऊपर जो संस्थाएं हैं, उनको एजुकेट करना और उनको डिमोस्ट्रेट करके दिखाना वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन लीगल के अंदर तुम डालोगे। अब जैसे इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर दे हैव बैंड मोर देन 20-30 पेस्टिसाइड इन लास्ट ईयर, आई थिंक। आपका ये डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रिन, डाई एल्ड्रिन, इवन फोरेट, कार्बियोफुरोन, ये सब जितने डर्टी लिस्ट थे ये 2025 की, वो सब बैन कर दिए गए हैं। आनंद साहब, ये सारी चीजें आज भी बिक रही है। नहीं आज बिक कोरेट, रही है तो उसके अंदर हमें बोलना चाहिए, जो रेगुलेटरी बॉडी है आपकी स्टेट लेवल की, जो कंट्रोल करती है, कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने ये चीजें बैन कर दी हैं, इनकी एग्जिस्टेंस, जीरम, थीरम, ये आजकल कुछ, पर बैक उसमें आज भी मिल रही हैं, आपको मिलेगी। तो ये तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बॉडीज हैं, भी कौन कौन बेच रहा है आइडेंटिफाई करो और उनको जाके आप पकड़ो। मेरा दूसरा एक प्रश्न एडवोकेट साहब मंडलोई साहब से है। हम्म। क्या हो रहा है कि अभी आनंद साहब ने बताया कि उन्होंने जो एक्ट बनाया है, तो इसमें केमिकल के लिए भी वही एक्ट है जो हमारा 1968 वाला है। और अगर हम कोई बायोलॉजिकल, सर ने जो बताया, जो कुदरती चीजों से बनते हैं, उसको भी अगर बनाए तो भी उसको सेम एक्ट में डाल दिया है। अभी जैसा एक ही एक्ट में डालने से बताइए। अब एक, अगर एक पॉइजनस चीज है जिससे अगर हानि होती है, तो हो सकता है कि 20-25 मजदूर मर जाएंगे, लेकिन कम से कम ये बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है, कम से कम इसका अगर असर नहीं हुआ, तो कम से कम ये किसी मानवीय जीवन को तो खराब नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, दोनों को मानवीय इससे, जीवन नहीं असर होता है इसका, अगर इसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड ठीक ठाक है। नहीं, मैं मैंने देखा स्टैंडर्ड है, की बता रहा हूँ मैंने, सर, मैं स्टैंडर्ड की बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड होगा तो। लेकिन हाँ, दोनों को एक ही एक्ट में डालने से इसेंशियल कमोडिटी में आ गए वो। अब नहीं, हमारे हमारे ऑर्गेनिक वाले जो ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरर इसी लोगों से डरते हैं कि एक तो इनका प्रोडक्ट बेचारा वो रहता है 20-25 रुपया, 50 रुपया किलो, और कहाँ मल्टीनेशनल का 3,000 रुपए किलो वाला जहर जहर। तो जहर तो महंगा रहता है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत कम लागत से बनते हैं, और बहुत लोग घर में भी हमारे छोटे छोटे फर्मेंटर के हिसाब से भी बना रहे हैं। लेकिन इनको अगर लाइसेंस नहीं मिलता है तो इनके ऊपर गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई करती है। तो ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग आ ही नहीं रही है, क्योंकि उनको डर लगता है कि इसेंशियल कमोडिटी के अंडर वही बेलेबल वारंट वगैरह सारी चीजें आ गई,
तो ये तो सीधा उसका सैंपल फेल कर देंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में वहां जाके खड़ा कर देंगे और वहां पे जाके उनको सजा वजा हो जाएगी, या उससे वो डरते हैं। लेकिन मेरा क्या कहना है कि ये अगर मानवीय जीवन के लिए खुरापाती नहीं है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो इनको केमिकल के साथ में ही एक्ट में क्यों डाल दिया, इसेंशियल कमोडिटी में क्यों, उसकी सजाए सेम प्रावधान इसके लिए भी लागू कर दी उन्होंने। तो नहीं, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि जो कुछ गाइडलाइंस हैं उनको रिलैक्स करें। जैसे एक केमिकल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी भी देश के अंदर 3 लोकेशन 2 सीजन बायोएफिकेसी डाटा चाहिए। आप अगर बायोलॉजिकल में है उसमें 1 सीजन में कर सकते हो, आप 93 रजिस्ट्रेशन जो है रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिल सकती हो। पर केमिकल्स के अंदर तो जैसे आपको लॉन्ग टर्म टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा की जरूरत है, सिर्फ एक्यूट पैरामीटर ही चाहिए, एक्यूट ओरल डर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन, और उसमें आपको टेरेटोजेनेसिटी, कार्सोजेनेसिटी, रिप्रोडक्शन टॉक्सिसिटी, सर ये लॉन्ग टर्म वर्डिंग सब केमिकल के लिए है सर। केमिकल के लिए, मुझे इनके लिए बताइए, आप नहीं है एक अभी। फर्मेंटेशन वाला प्रोडक्ट, उसके अंदर आज जितने काउंट है कल को काउंट कम हो जाएंगे। मेरे घर में अगर मैं दही भी बनाता हूँ तो 1 दिन में खराब हो जाता है वो, ठीक है। बराबर है। अगर अगर मैं कोई फर्मेंटेशन से समझो 1 लाख जीवाणु की एक कोई सोल्यूशन बनाता हूँ, तो वो तो बेचारे जीवित जीवाणु है 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। वो तो लेकिन मेरा अगर टेक्नोलॉजी है ना, वो तो हर मेरा आदमी के पास टेक्नोलॉजी लेकिन है। मेरा सैंपल फेल हो गया तो वही मुझे उसी एक्ट के अंदर गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में मुझे वो नॉन तो बेलेबल क्वालिटी इसमें आ मैटर जाएगा। है, आपको उसके अंदर रिलैक्सेशन दे देंगे तो वो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। वो उस रिलैक्सेशन चीज होना को सर, अवॉइड इसलिए तो करने के लिए तो उन्होंने ये बनाया। ऑर्गेनिक में सब प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं और केमिकल वाले बहुत ज्यादा डोमिनेट हो गए हैं। जो बैन केमिकल भी उनको उनको पैसा ऐसा खिला के सब हो जाता है। जब तक हम इसमें लोग ये सर चर्चा करते रहेंगे सर। इसका मैं आपको बताता हूँ, एक इसका जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जब फार्मर कोई भी चीज ऑर्गेनिकली बनाता है और उसको उसका प्रीमियम प्राइस मिलता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और उसके लिए आपको बहुत ही एग्जाम्पल है आपके महाराष्ट्र का ग्रेप्स के अंदर, जो यहाँ पर 40-50 रुपए किलो है वो जाके 300 रुपए किलो, 350 रुपए किलो, 150-200 रुपए किलो बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि मुझे मानवीय हेल्थ के बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं सजग है, मेरा इतना ही कहना है। गवर्नमेंट के लिए आप सजेशन आप दोगे तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी है पीपी, जो इस चीज को रेगुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है, उसको आप लिखोगे तो वो डेफिनेटली आगे चेयरमैन को देगा, रजिस्ट्रेशन कमेटी के सेक्रेटरी के पास आएगी और वो सजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें लिस्ट आउट दी सजेशंस, क्या क्या हम चाहते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट से पार्टिसिपेशन चाहते हैं, क्या क्या अपन फार्मर से चाहते हैं, क्या इंडस्ट्री से चाहते हैं, वी कैन राइट टू देम एंड फॉलो इट अप। और आजकल देखा है मैंने सर कोविड की आपका भी इस विषय में काफी बड़ा अनुभव है, मतलब बहुत सारी रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है, क्योंकि उसके जो मुद्दे हैं सेफ्टी नॉन सेफ्टी के वो आपने पेश किए हुए हैं, तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिला है। तो हम बिल्कुल। लोग अगर हमारे ग्रुप की तरफ से इस तरह की कोई, जैसा अभी बताया कि ये लड्डू गणेश जी तक कौन पहुंचाएगा, वो हाँ, वाली बात उसको आप सजेशन करो और उसको जो मेन रेगुलेटरी बॉडी है जिसको एड्रेस करना होगा हमें, वो है जेएस, ज्वाइंट सेक्रेटरी पीपी, प्लांट प्रोटेक्शन। उसी के नीचे ये सारा का सारा प्लांट प्रोटेक्शन चलता है। ही इज द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर में। तो मंडलोई सर, हम आपके द्वारा हमें क्या मदद मिल सकती है? सर बहुत इन डेप्थ स्टडी है, और जो अप्रोच मैं आज की इस मीटिंग में समझ पा रहा हूँ, ये अप्रोच ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, पर्सनली स्पीकिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जिस तरह से हम अगर इन डेप्थ स्टडी करते हुए ऑफेंसिव तरीके से इसको बैन करने के ऊपर अगर हम कार्य करते हैं या इस तरह की चीजों को कर्टेल करने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन अचीव ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। अभी जैसा सर ने बताया
कि बहुत सारे ऐसे बैंड केमिकल्स हैं जो आज भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और बन रहे हैं और मार्केट में इजीली सेल हो रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा मैं और जानकारी जानना चाहूंगा सबसे पहले तो, कि ऐसा क्यों हो पा रहा है और कैसे हो पा रहा है। इट इज मतलब यहाँ पे तो बात क्लियरली समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट इस मामले में कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है, बिल्कुल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रेगुलेटरी बॉडीज और भी हैं जो इसके ऊपर ध्यान देती हैं। तो वो जैसे सर ने एक एफसीओ एक्ट के, एफसीओ फूड नाम से जो गाइडलाइन हाँ, है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के नाम से जो गाइडलाइंस है, बराबर। हाँ के जी। ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो पा रहा है, इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफ करेंगे तो मुझे थोड़ा और बताने में आसानी होगी। हाँ, इसमें सर ये 1985 में बना था, और जी। इस समय इन्होंने जो ग्रेड बनाए थे कि उसको पोषक तत्व मिलना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। कुछ एक प्रश्न भी था, जो ये एफसीओ बना, ये कौन से एक्ट में बना सर? 1985, इसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 एक्ट लगता है सर। सर एफसीओ इज फूड नहीं, फर्टिलाइजर कंट्रोल फर्टिलाइजर ऑर्डर। कंट्रोल ऑर्डर। और ये तो एक ऑर्डर है, ये क्या प्रॉपर एक्ट है? नहीं, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आता है। राइट। तो अब ये एसेंशियल कमोडिटीज जो एक्ट है उसके अंदर ही कुछ ना कुछ इस तरह के भी प्रोविजंस दिए होना चाहिए कि जो कमेटी रहेगी हु इज सपोज टू डिसाइड द गाइडलाइंस फॉर इट, वो इन सब चीजों को रिव्यू करेगी ऑन ईयरली बेसिस और 10 ईयरली बेसिस, ऐसा कुछ गाइडलाइंस या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं, रिव्यू तो इनका कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक 3-4 महीने में अमेंडमेंट जहां जहां चाहिए, नए आपको रेशोस चाहिए, नए कॉम्बिनेशन चाहिए, उस सब के लिए डाटा है, रिक्वायरमेंट वो देके और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रश्न इसके अंदर आता है कि कुछ लोग बिना ही एफसीओ के अंदर बेसिकली दे आर गिविंग यू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपको स्पेसिफिकेशन बना दी कि यूरिया आपको 46% है बैग में, एक बना दिया 18% भी है, 20% भी है, पर यूरिया डालना जरूरी है या नहीं है, प्रश्न उस पर आता है। अब आप बोलते हो कि यूरिया, फार्मर कहता है कि नहीं मिल रही तो फसल नहीं होगी, पर बिना यूरिया के और सब्स्टिट्यूट्स क्या है जिसको कि आगे लेके बढ़े, वो सब चीजें इस फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में नहीं है। अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं बिना यूरिया डाले अपनी सब्जी, बाजी, शाक लगाऊं तो मैं लगा सकता हूं, पर उसकी जो रिकमेंडेशन है वो आपको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में, जहां आप सीआईबी की रजिस्ट्रेशन में देखोगे तो वो नहीं मिलेगी आपको। ये आपको जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसका रोल आ जाता है। तो प्रमोट करेगा कि यूरिया की जरूरत नहीं, आप 2 टन गोबर की खाद डाल दो। 2 टन नहीं है आपके पास गोबर, आपके पास 3 क्विंटल या 4 क्विंटल गोबर है 1 एकड़ के लिए, तो उसमें आप जीवाणु डाल उसको आप अपने खेत में डाल सकते हो। आपके पीएच कितनी है उसके लिए आप फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया डालते, बैसिलस ये बैक्टीरिया। कोई प्रोविजन लिखा ही नहीं उसमें। हाँ, तो ये चीजें जब आप उसको एजुकेट करोगे, फार्मर को अभी कोई एजुकेट नहीं कर रहा, जो प्राइवेट सेक्टर में है नहीं और गवर्नमेंट सेक्टर को पता नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में इन चीजों को कोई सिलेबस नहीं है, पढ़ाया नहीं जा रहा। मंडलोई साहब, दूसरा एक बताया मैंने 1968 का CIB, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। इंसेक्टिसाइड, ये जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है ये 1968 में बना, पर इसको अभी चेंज करने के लिए बहुत सी सिफारिशें की गई, पर इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है जो इन्वायरमेंट, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के देखता है, और उसके लिए उसने ये गाइडलाइंस बनाई है बहुत सारी। पर उसके लिए भी वो कहता है कि आप ETL लेवल हो तभी आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करो, पर फार्मर की उम्मीद है कि जब तक वो स्प्रे नहीं कर लेता हर 5वें दिन 7वें दिन, उसने अगर कैप्सिकम लगाई है तो उसको तसल्ली नहीं होती। और तो उसके ऊपर उसको उसके एजुकेट बजाय करना क्या पड़ेगा कि अगर वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अगर वो
शेंग खाद इस्तेमाल करेगा तो आपको कीट का और डिजीज का जो प्रकोप है वो कम होगा, और 1 या 2 या 3 स्प्रे से ही आप अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करके और बेच सकते हो बिल्कुल बढ़िया लेवल से, जैकी गैप है, जैसे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पर इस चीज को उसका टैग लेने के लिए ये गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का है, स्टेट लेवल के ऊपर जो लैब हैं वो खुलनी चाहिए कि फार्मर गया अपना उसने स्पेसिमन दिया जो भी प्रोसीजर है और उसको उसका टैग मिल जाए, उसको मिल जाए कि हाँ ये बिना ऑर्गेनिक है, ये बिना पेस्टिसाइड रेजिड्यू से है, जहाँ ये बिलो उसके है। वो चीज नहीं है अभी। अगर फार्मर की ऑर्गेनिक है तो उससे फेस पे आप क्या ले लोगे कि वो ऑर्गेनिक है, जब तक सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट बॉडी से टेस्ट या सर्टिफिकेशन नहीं लेता, वो चीजें कम है। अगर आप जाओगे पालक भी खरीदोगे, आपको लगेगा कि ये ऑर्गेनिक है, तो आप उसको 15 रुपए की बजाय 20 रुपए भी दे दोगे, 25 भी दे दोगे, पर ऑथेंटिसिटी कहाँ है कि मतलब ये, सर ये एक्ट में कोई मतलब इसके बगैर क्या कर सकते हो, इसका कोई जैसे प्रावधान नहीं है। ट्रेसेबिलिटी है, आप कुछ लैब का भी प्रोविजन है, अगर आप एक्ट करोगे कि कोई भी फार्मर पेस्टिसाइड से ग्रस्त अपने जो प्रोड्यूस है वो नहीं बेच सकता पब्लिकली, तो उसके लिए आपको उसके प्रोड्यूस जब उसने कर लिया तो उसको टेस्ट करने की सुविधा दोगे ना कि हाँ उसने अपना गेहूं लगाई, उसने धान लगाई, उसने खीरा लगाया, ककड़ी लगाई, उसने स्पेनच लगाई, तो वो कहेगा मैंने ग्रो कर ली, पर वो जब वो टेस्ट लेके जाएगा सैंपल, तो वो उसके पास सुविधा कहाँ है कि ये मैंने की है या नहीं की, या हम कैसे बिलीव कर लेंगे कि फार्मर ने कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया, अननोइंगली कर सकता है वो। तो उसके लिए कुछ जो प्रोविजन है गवर्नमेंट को, अगर कहोगे मंडी में उसमें जहां से प्रोड्यूस बनता है, जैसे शहादरी वाले ने यहाँ बनाया है बड़ा अच्छा नासिक के वहां पर, तो ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बनाने चाहिए जिससे उसका प्रोड्यूस का एनालिसिस करके उसका प्रॉपर टैगिंग करके और उसको एक्सपोर्ट किया जाए जहां प्रीमियम प्राइस पे बेचा जाए इंडिया में। और ये चीज बहुत स्पेन फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए मैं खुद हमारी ये जाकर मांग आया हूँ, ऊपर देख तक कर आया हूँ। हमारी ये मांग ऊपर तक तो पहुंचा सकते हैं हम। तो ये तो सजेशन बहुत अच्छा लगा, आनंद सर ने बोला कि अगर फार्मर के पास में लेबोरेटरी टेस्ट हो जाए तो और उसमें बोल दिया जाए कि आपका ये सब्जी जब तक इस लेवल का नहीं होगा हम नहीं खरीदेंगे, तो वो नेचुरली निश्चित रूप से वो उस केमिकल को अवॉइड करेगा और उसके जो अल्टरनेटिव्स है उसका यूज करेगा। बिल्कुल क्योंकि इस बाकी भ्रष्टाचार और एक्ट को तो हम बदल नहीं सकते ना, जो मतलब बैंड चीज है वो भी बिक रही है, दुकानदार तो अपना मुनाफा लेने के लिए बैठा हुआ है, छोटी छोटी गांव के अंदर खेड़े के अंदर उसकी दुकानें हैं जहाँ पे वो खुद को भी मालूम नहीं है उसको और फार्मर को भी मालूम नहीं है, तो अज्ञानता की वजह से अगर काफी आप चीजें हो रही है। बोलोगे कि फार्मर को एंट्री पॉइंट के ऊपर उसका प्रोड्यूस का सैंपल लेगा, जहां जहां वो ग्रो कर रहा है वहां अपनी सर्टिफिकेशन लाएगा, तो ही वो आगे मंडी में पास करेंगे, आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बहुत अच्छा एडवाइस सर, आनंद साहब बहुत अच्छा एडवाइस है। तो वो अपने आप ही इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको बिकेगा नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे यूरोप में हो जाता है यहाँ भी हो जाएगा। और इसके ऊपर काम चल भी रहा है और ये जल्दी आने वाला भी है ये हेल्थ कॉन्शियस का। और अगर आप इसमें थोड़ा सा परस्यू करेंगे तो ये फार्मर लेवल पे जो ओल्ड प्रोडक्ट हैं चले जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बंद हो सकते हैं, क्योंकि उसका प्रोड्यूस ही नहीं बिकेगा तो वो लेगा ही नहीं अगली बार से। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मंडलोई साहब आपको सर, आपको क्या लग रहा है अभी और आपके सर मन में? बात आप लोगों ने शुरुआत में कही थी और मेरी भी जानकारी में है, जैसे सिक्किम जो है, हाँ, सिक्किम शायद ऑर्गेनिक स्टेट कहलाता है। बिल्कुल सिक्किम बिल्कुल भी है, बिल्कुल। उत्तराखंड भी है। जी, मेरी जानकारी में सिर्फ सिक्किम था। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक स्टेट कैसे बना, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें। ऐसा है, सिक्किम के अंदर जो पहला प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक का लिया था 10,000 हेक्टेयर का, वो इंटरनेशनल फिनिशिया लिमिटेड जो कंपनी है उसने लिया था। और उन्होंने वहां पर 3 साल तक
पूरी की पूरी जो कल्टीवेशन है की, और उसके अंदर उन्होंने जो क्रॉप ली थी वो जिंजर ली थी, और उस जिंजर को उन्होंने कहा था कि आप एंड तक इसको बेचेंगे। उसकी मार्केटिंग भी हमने दिल्ली के अंदर लेकर आए और अपनी जो सब्जी मंडी है इसमें की। तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था सिक्किम के लिए। और इस प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने स्लोली स्लोली सभी क्रॉप के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, बड़ी अच्छी मेज होती है अगर आप जाओ सिक्किम में, आपका जिंजर सबसे बढ़िया क्रॉप है। आप देखोगे टी है, ये भी ऑर्गेनिक टी। अभी टी की मैं बात बताता हूँ, आप टी को केमिकल के साथ ज्यादा देर तक सस्टेन ही नहीं कर सकते। आप बुशेस सरवाइव ही नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम है, एक फजेरियम विल्ट है और एक बैक्टीरियल कैंकर है। बैक्टीरियल कैंकर वो जब प्रूनिंग करते हैं तो ऊपर आ जाता है, गांठें बन जाती हैं, लीफ नहीं आते। और फजेरियम नीचे जो वस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम, उसको ब्लॉक कर देता है और बुश ड्राई हो जाती है। और ये टाटा वालों की भी बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बहुत काम किया आपने आपका, तिनसुकिया में काम किया है? तिनसुकिया में किया मैंने, असम के अंदर। और ये समस्या का समाधान मैंने खुद, एक कोई 500 हेक्टेयर का फार्म था, उसमें से उसका आधा फार्म खत्म हो गया था, उसको मैंने रिवाइव किया था खुद, सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डाल के, ट्राइकोडर्मा, सिडोमोनास, पीएसबी। और उसमें भी ये फायदे जानकारी नहीं, उन लोगों के पास जानकारी नहीं थी। नहीं है। और वो तो जो मारवाड़ी था वो कहता था आप औरों को मत बताना, क्योंकि वो 200 रुपए किलो की जो लीफ थी प्रोसेस, वो 4,000 से 10,000 रुपए किलो बेचता था, एक्सपोर्ट करता था जर्मनी में, यूएसए में। और कुछ बिलो लेवल की वो 1,000 रुपए में बेच देता था उनको, ऑर्गेनिक टी, ऑर्गेनिक टी। ऑर्गेनिक टी। तो ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है इवन मेक इन इंडिया में टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। अभी हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद ग्रेप इज ए वेरी बिग सेगमेंट, टी इज अनदर वेरी बिग सेगमेंट वेयर वी कैन अर्न लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर हमारे देश के लोगों के लिए भी तो बिना जहर का बिल्कुल, खाना जो मिलना चाहिए। हमें भी मिलना चाहिए। अभी वो उसके अंदर क्या समस्या आती है तो है उसके डिजीज की, जिसका केमिकल में कंट्रोल है ही नहीं। एक हेलीपेटस वहां पर मॉस्किटो बग आता है शुरू में, वो क्या करता है, जैसे ही बड बनती है, लीफ निकलता है, तो उसमें से वो रस चूसने लग जाता है, पंचर कर देता है और वो लीफ को खराब कर देता है, और बड़ी मात्रा में आता है। उसके लिए आज भी बहुत लोग फेरोमोन्स का भी कर रहे हैं इस्तेमाल, और भी तरह तरह के केमिकल। पर अगर उसको तुम मैनेज कर लोगे एक बार, जहां तो आप उसकी ग्रोथ बढ़ा दोगे फ्लशिश की ज्यादा, जहां आप टी के अंदर पोटाश और फास्फोरस का अपटेक बढ़ा दोगे, जिससे कि जो पत्ते हैं थोड़े थिक हो जाएंगे, उसमें अरोमा भी आएगा अच्छा, तो आप जो ये मॉस्किटो बग है उसके लिए आप कर सकते हो। बट वन हैज टू गो एंड एजुकेट एंड डेमोस्ट्रेट। तो जैसा उसके सिक्किम लिए में हुआ है, जैसा सिक्किम में हुआ है, अभी उत्तराखंड में भी हो रहा है मेरे ख्याल से। उत्तराखंड में भी हो रहा है ये, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, जहां जहां सिट्रस की प्रॉब्लम, आप संतरा है जहां, आप बिना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के आप ग्रो कर ही नहीं सकते। फाइटोपथोरा की जो प्रॉब्लम है आपके यहाँ अमरावती में ले लो, हाँ आप मौसमी में ले लो, आपका ये नॉर्थ ईस्ट में ले लो मतलब ऊपर, सर इसका इफेक्टिव भी केमिकल से बहुत ज्यादा है, लेकिन समहाउ लोगों तक ये जानकारी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना दे रहा है जरूरी है। और न तो मैं अभी मार्केट डिपार्टमेंट से दे रहा है। खरीद रहा था, अभी स्पेन वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑरेंजेस इंडिया में, एट व्हाट प्राइस, 200 रुपए किलो, बट इट्स अच्छा, वेरी जूसी, उसमें सीड माल्टा, नहीं है। एक माल्टा संतरा आता है कुछ, वही क्या? माल्टे वाला वही। हाँ, अब बाजार में काफी फ्रेश दिखता है और वो हाँ, उसका वो वो 200 कड़क रुपए भी है, किलो बाजार है में वो, आया है। मैंने भी खरीदा और खाया, बड़ा जूसी था, मीठा भी था। तो पता लगा, किया, उससे पूछा कहाँ के, स्पेन से है। हमारा संतरा तो कचरे के भाव बिकता है सर। बिल्कुल, और हमारी बल्कि वैरायटी बहुत अच्छी है। हाँ, खट्टी मीठी रहती है। हाँ, आपने देखा जहां जहां पर हमने ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रमोट किए थे, अमरावती में, जी मोर्शी जी। में, कितना नहीं बढ़िया नहीं, वो क्वालिटी आ रही। बराबर है सर। आज का विषय जो है मंडलोई साहब, मतलब आप जो पूछ रहे हैं कि बायोलॉजिकल से भी बहुत अच्छी चीजें तैयार हो सकती है जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सजगता आ जाए, हमारे जैसे कुछ लोग ही काम कर रहे हैं,
लेकिन अगर ये ऊपर से आ जाए और सर ने दूसरा बताया कि आप टेस्टिंग किए बगैर परचेस ही नहीं करेंगे उसका प्रोड्यूस, तो वो निश्चित रूप से फार्मर करेगा ही करेगा, फार्मर आएगा पूछने के लिए। और मंडलोई साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? हमारा ये जो सर शिकायत अभी है ऊपर अभी तक, अभी अभी मेरी तरफ से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं बोलिए और जो मुझे अभी तक समझ में आया है। जी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमारे हिसाब से है, दैट इज ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स। यस। मेरे हिसाब से ये सबसे आवश्यक चीज है जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। इसको एक सही तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए या इसके ऊपर कुछ कार्य करने के लिए सबसे पहले मेरी नजर में तो हमें कंसर्न डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जैसे आपने कई बोर्ड्स के नाम बताए या जहां जहां जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की इस चीज को रेगुलेट करती है या इस विषय में कार्य करने के लिए उपयुक्त है, हम उनको रिप्रेजेंटेशंस बना के भेजें। बिल्कुल। पोस्ट रिप्रेजेंटेशन, देखिए देयर विल बी टू ऑप्शंस, टू वेज आफ्टर दैट। या तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर चीज पे काम करेगी या नहीं करेगी। अगर करती है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और अगर नहीं करती है तो उसके लिए हम वी कैन गो फॉर अ लॉट ऑफ लीगल एक्शंस कि उन्होंने ये कार्य संपादित क्यों नहीं किया जिसको उन्हें करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तब हम उस चीज पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेट्स होप कि हमारे एक रिप्रेजेंटेशन से ही काम हो जाए और हिंदुस्तान का कुछ भला हो। तो सर हमारे ग्रुप को अभी 1 साल होने में आ गया है, तो हम इस 1 साल की जो वर्षगांठ है इसमें जी हम लोगों ने, हमारे लोग बहुत बोलते हैं कि हमने बहुत डिस्कस कर लिया, लेकिन जी हम छोटी छोटी चीजों में हड़ताल करते हैं, बड़े बड़े मोर्चे ले जाते हैं। तो इस काम के लिए हम कोई आवाज उठाए अगर, और गवर्नमेंट को थोड़ा हिलाए, भले ही जागरूक नहीं करेंगे, लेकिन जी उनको लगेगा कि यहाँ से आवाज उठ रही है, मध्य प्रदेश में से या जहां से भी आवाज उठ रही है, तो उससे क्या होगा, एक सजगता फैलेगी, ऊपर तक न्यूज बिल्कुल सही जाएगी। बात है, बिल्कुल सही बात है। पर मेरा ऐसा कहना है कि पहले हमें उन्हें कुछ देखिए, अगर किसी व्यक्ति को हमें जगाना है तो पहले तो आप सामान्य तरीके से ही जगाएंगे। बिल्कुल फिर अगर नहीं उठ रहा है तो हम ढोल नगाड़े बजाएं। बराबर। तो बिल्कुल। इन अ वे वी शुड टेक द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सीधी उंगली से ही काम हो जाएगा। यस, अगर हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और मैं सर ने बता रहा जैसे हूँ, अगर बताया आप एफर्ट्स करोगे आनंद साहब ने कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, गवर्नमेंट इज डूइंग रियली वेरी वेल, सो हम इसी चीज को मानते हुए चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैंने एक चीज और इसमें नोट डाउन करी है कि इन लोगों पे तो हमें काम करना है, इन चीजों पे जो हमारे रिकमेंडेशंस हैं, जो कार्य होना चाहिए उसके ऊपर हम गवर्नमेंट से बात करते हैं। दूसरा प्लान ऑफ एक्शन हमको ये भी लेना चाहिए कि ऐसे केमिकल्स विच आर बैंड एंड ऐसी कंपनीज हु आर स्टिल मैन्युफैक्चरिंग सच बैंड केमिकल्स, उनको लिस्ट आउट करना चाहिए और उनके अगेंस्ट कुछ पीनल एक्शंस लेने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डू। अगर हम ये नहीं लेते हैं तो उसका रिपरकशन ये होगा कि जो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी पावरफुल, इकोनॉमिकली भी काफी साउंड है, तो उनको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए हमको ये काम करना चाहिए कि इन लोगों के ऊपर हम कुछ ना कुछ कार्यवाही करें या करवाएं। ठीक है, और कई चीजें फिर मेरी सर समझ एक में और चीज ऐड हमने भी करिएगा पीछे। कि आप जी कुछ विलेज विलेज अडॉप्ट करें, राइट जहां पर आप ये डिमोस्ट्रेट करें कि फार्मर आपके साथ आएंगे तब। जी, बहुत बढ़िया। वो कैसे होगा, क्या होगा, उस बारे में थोड़ा आप ही बताएं कि कैसे विलेज अडॉप्ट होगा। नहीं, कैसे है ये चीजें करने में आसान है, लेकिन हमारे पास भी सर मैं इतना मनुष्य। मैं आपको बताता हूँ, एक बार एक सजेशन देता हूँ। विलेज अडॉप्ट करने के लिए लायंस क्लब और रोटरी क्लब बहुत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने एक्टिव हैं और उनके बड़े सदस्य भी हैं, उनके पास पैसा भी है, वो करना भी चाहते हैं। तो वी हैव टू गेट ओवर सेल्फ एसोसिएटेड विद रोटरी क्लब या लायंस क्लब, एंड देन वी विल से, जैसे वो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं कि हम ये विलेज अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि बिना पेस्टिसाइड के या मिनिमम पेस्टिसाइड के या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हम इनकी फार्म की जो इनकम है वो बढ़ाएंगे, उनके की मार्केटिंग भी करेंगे।
तो वो लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे तो एक तो ग्रुप बड़ा होगा, दूसरा दे आर फाइनेंशियली साउंड, तीसरा जो वो प्रोड्यूस होगा, मोस्ट ऑफ द मेंबर दे विल बाय इवन दैट प्रोड्यूस, और दे विल हैव सम स्टॉल, उसकी हेल्प करेंगे कि कैसे मार्केटिंग करें। तो हमें ये कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि आपके ग्रुप के आप मेंबर्स बनाएं कि आपको ऑर्गेनिक, बड़ी ऐड आती है इसमें, मैंने देखा है अपना फोन के ऊपर कि ये प्रोड्यूसर अवेलेबल है, ग्रुप बने हुए हैं, तो वहां भी आप उनके जो प्रोड्यूस हैं बना के और आप मार्केटिंग कराएं। जैसे टमाटोज हैं, अगर हमारे पास कैप्सिकम तो है। मनुष्य बल नहीं है, लेकिन हम ऐसी संस्था से कुछ वो हाँ शुरुआत करवा के, मतलब उनकी भी हाँ तरफ से आवाज उठेगी, है ना, उनकी हाँ भी हाँ उठेगी। मेरे पास, मैं बताता हूँ, मैं जब पतंजलि में था तो मेरा एक कुलीग था, सीए था, वो भी आया मुजफ्फरनगर से, ना मुरादाबाद, वो रोटेरियन है, तो उसका भी फोन आपस में बात करते हैं कभी, तो वो कहता है यार तुम हेल्प करो कि फार्मर को कैसे किए हम रोटरी क्लब की तरफ से, जिससे कि हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का और इसका और उसकी जो आय है, बेसिकली जो इनकम है उसको बढ़ाएं, जैसे मोदी जी ने कहा डबल कर देंगे, तो लेट्स मेक एफर्ट्स उस फ्रंट में भी। और तो ये, उसके जैसे मतलब ही आप ज्यादा हो जाएगा तो कंसाइनमेंट हाँ, प्राइसिंग मतलब तो, हमारे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, हम तो, ऐसे लोगों को भी हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो मंडलोई साहब, हमारे तरफ से मुझे लगता है कि काफी हमको इनिशियल स्टेज में आपको हमने इंफॉर्मेशन दी है, और मैं इसके बाद पुरी साहब या सुषमा जी को कुछ इसके ऊपर, क्योंकि आप भी काफी सोशल एक्टिविटी से जुड़े हैं पुरी साहब, कि ये फॉलोअर्स लेवल कैसे बढ़ाया जाए। पुरी सर आप सुन रहे हैं क्या? वो एक्चुअली आज थके हुए हैं क्योंकि उनका 7 to 9 ड्रामा का वो था हाँ, ड्रामा। प्रेजेंटेशन। पुरी साहब आप हैं, सुन रहे हैं? तो मैं जैसे सभी सदस्य से ये निवेदन करना चाहती हूँ, कंक्लूड कर दीजिए। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि एक हम छोटा सा स्टेप लें जिससे रिजल्ट बहुत बड़ा मिले। हाँ जैसे अगर हमने ये कह दिया कि जैसे फॉरेनर्स अपने खाने में जहर अगर आता है तो रिजेक्ट कर देते हैं, ये एक कानून बन जाए कि जिस भी मंडी में, अनाज मंडी में, फल मंडी में, सब सब्जी मंडी में अगर पेस्टिसाइड डिटेक्ट हुए तो वो फार्मर का माल वापस कर दिया जाएगा। बस एक छोटा सा काम, तो पूरे देश में फार्मर्स की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। मंडलोई साहब आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अंतिम जो मेरी तरफ से सुझाव था वो यही होने वाला था कि आनंद साहब और चिटने साहब, आप क्योंकि बहुत इस विषय में आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी बहुत अच्छी है, तो आप तो बस मुझे ये रास्ता बता दीजिए या ये जानकारी दीजिए, इसको जहर डिक्लेयर हम कैसे करवा सकते हैं, या उसके बारे में हम क्या और किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर एक्शंस नहीं लिए जाते हैं तो उसके लिए फिर मेरा कार्य वहां से चालू होगा। देखिए, जब तक कानून अपनी जगह सभी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सारी गवर्नमेंट बॉडीज काम कर रही हैं, तब तक मेरा कोई काम ही नहीं है। बट बीइंग एन एडवोकेट, मेरा रोल तो तब चालू होगा व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ लॉ। राइट। So yes, so I can help it out in that particular case. और अदरवाइज फर्स्टली अगर कुछ लॉ ऐसा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसके लिए मैंने जैसे बताया कि रिप्रेजेंटेशन से हम चालू करते हैं। इफ रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड और कंप्लाइड अपॉन, देन उसके ऊपर फिर मेरा काम दोबारा चालू होगा। फिलहाल तो हम बैन के ऊपर ही बात कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है, क्योंकि अब बहुत देशों के अंदर उसका कॉजल निकाला जाता है कि भैया ये कैंसर पेस्टिसाइड की वजह से हुआ है। हमारे यहाँ तो इस तरह से कोई भी कंक्लूजन निकालने से डरता है, मतलब पेस्टिसाइड के ऊपर दोष ही नहीं आता है। मतलब जी, सिगरेट के ऊपर लिखा है कि इंजूरियस फॉर द हेल्थ, लेकिन पेस्टिसाइड के ऊपर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आज भी। तो कहने का मतलब हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है ये तो मालूम नहीं, लेकिन इनके जहर के जो सहन शक्ति वाले जो उनके पैमाने हैं, उनके जो पैरामीटर्स है वो हमारे पास है।
और इसकी वजह से जितना ज्यादा जहरीला, जितना ज्यादा दिनों तक उसका असर रहेगा, जो शरीर में ज्यादा दिनों तक उसका MRL मतलब मैक्सिमम क्या बोलते हैं रेजिड्यू टॉलरेंट लेवल। पावर, हाँ, तो वो उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये रिजेक्टेड है और ये सेफ है। लेकिन नहीं हम सर, एक और सजेशन मैं देता हूँ। नंबर 1 तो आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों नहीं डालते आप? सर एग्जैक्टली दैट्स द होल पॉइंट। ये तो यही मेरा काम है, and I am very actively involved in such acts, and even I am planning for the same with Dr. Rawat. But ऐसा उसको है कि ये जो लाइन है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये आपको बहुत ऊंचा ले जाती है बहुत कम खर्चे में। बिल्कुल सही बात है, पर उसको भी, उसके लिए कुछ मापदंड है, कुछ पैमाने हैं। हाँ, वो उसी के विद इन फ्रेमवर्क, जी, जी। हाँ हमें जी, उसके विदिन बाहर, हमें बाहर नहीं जाना, हम उसके जो लॉ के फ्रेमवर्क। है फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना है। जी, हमने शूट नहीं करना है। तो मेरा यही कहना है ना कि देखिए, जैसे अगर हम रिकमेंडेशंस या रिप्रेजेंटेशंस देने की बात करी हमने, तो बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करती है, हाँ, तो तब आप हम जाओ। PIL में जा सकते हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो वही है, अगर ये रिप्रेजेंटेशन का। बैंड केमिकल्स, ये जो बैंड केमिकल्स है, उसके ऊपर अगर कार्य नहीं हो रहा है, और हमने हमारी तरफ से गवर्नमेंट को ये बताया कि हाँ ऐसे इस तरह की चीजें, दीज आर बीन बैंड, दीज आर सपोज टू बी बैंड, एंड दे आर स्टिल आर गेटिंग सोल्ड इन द मार्केट, इन यूज या तब हम PIL में जाएंगे। तो ठीक है, यस। तो ये इसको चलो बहुत बहुत बढ़िया। आज लगाने की के पहले चर्चा, हमें कुछ एक्शन हमारी तरफ से लेना होंगे, पोस्ट दैट वी कैन हाँ, वो तो लेंगे, राइट। सुषमा जी जी, आप कंक्लूड कीजिए, हाँ जी, क्योंकि सभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमारी मीटिंग में बहुत अच्छा था, और उसके कारण ये मीटिंग इतनी फ्रूटफुल हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ये वाली मीटिंग को आगे चलाएंगे और हम जल्दी से जल्दी एक बढ़िया निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। आपका जो आज का प्लान था इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, आप संतुष्ट हैं सुषमा जी? बहुत ज्यादा, वही तो मैं कह रही हूँ कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद था, तो इसलिए इतनी सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। और हम मीटिंग आगे और बढ़ाएंगे। तो मैं आज 2 शब्द सिंह साहब से भी सुनना चाहती हूँ, पहलवान साहब से भी। तो सिंह साहब पहले। मैम, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग जी यू। जी जी प्लीज, एक मेरा अंतिम निवेदन था जी। कि जैसे चिट्टे साहब और रावत, आनंद आनंद। सर ने कुछ तरफ से जानकारियां दी, हम्म। तो इस बारे में मुझे अगर सर कुछ ऐसी लिंक्स मिल पाए जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल पाए फॉर स्टडी, ताकि अगली जब भी मीटिंग हो तो मैं उसमें कुछ और फ्रूटफुल कंक्लूजन अपनी तरफ से और निकाल के दे दूं, मिल सकते हैं, मिल सकते क्योंकि ये सब मेरे लिए काफी नए विषय हैं। हैं। मतलब इनका रोजमर्रा के जीवन में तो कभी काम पड़ता ही नहीं है ऐसा। सर हमारे पास है, हाँ बिल्कुल है, बोलिए सर। हाँ, हम ईमेल से हम शेयर कर लेंगे डॉक्यूमेंट सारे, हाँ जी, राइट? प्लीज तो ये सुमित आप जी आपके पास प्रोवाइड 2 से 3 दिन में आपके पास मिल जाएंगे, ताकि अगले शुक्रवार को हम ज्यादा तैयारी से आएंगे, राइट? दैट विल बी ग्रेट, दैट विल हाँ। बी ग्रेट, थैंक यू। तो मैं सिंह साहब को आमंत्रित कर रही हूँ। सिंह साहब, आप अपना विचार। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा मैंने खुद सीखा है आज, बजाय इसके कि बहुत कुछ सीखा है मैंने, जो कि मैंने अपने मटेरियल मैनेजमेंट में था, लेकिन मैंने उतना कुछ नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत ही जानकारी मिली। ज्ञान तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरी इतनी बुद्धि अभी तीव्र नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैंने सुना और उसको कंठस्थ करने का प्रयास किया है, बहुत कुछ सीखा आज मैंने। इसलिए सबसे पहले तो हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो है थैंक यू, सभी थैंक लोगों यू, का। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत कुछ सीखा, पुरी और साहब। भगवान करे हमको ऐसा अवसर बराबर मिलता रहे। बस। Thank you so much, Singh Saab, for those nice words. Puri Saab. अब पहले पहलवान साहब को कह रहे थे ना आप बात करें। नहीं नहीं, आप अच्छा, मुझे अच्छा। पता है आप आज थके हुए हैं, फिर हाँ, भी हाँ। हम नहीं, जरूरत नहीं। कर रहे हैं, जरूरत कर रहे हैं आपको तंग करने की।
कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो अपना ऑफ कर दिया था। मैं दरअसल थोड़ा दिन भर आज थोड़ा बिजी रहा था। हाँ, नहीं, जानकारियां जो आनंद साहब का, एक तो कैसे शुक्रिया अदा करें, और आनंद साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए तो चिटनीस साहब का शुक्रिया लेके आए उनको। तो अब चिटनीस साहब के व्यक्ति हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। इंसानियत के लिए कर रहे हैं बाकी। हाँ, तो हाँ ठीक है। हमको एक्चुअली में बेसिकली आनंद साहब से ये समझना पड़ेगा, और चिटनीस साहब की जो नॉलेज है उससे ये फायदा लेना होगा कि हमको जो मेथोडोलॉजी क्या यूज करनी है आगे बढ़ने के लिए, हमको वो पहले फ्रेम आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। और वही डिमांड मोंडलोई जी की भी है। उन्होंने भी एक मेरे को आप कोई सिस्टम बताइए जिससे मैं आगे मूव कर सकूं। हमको मेथोडोलॉजी तय करनी होगी कि कौन से ऑलरेडी इसमें एक्ट बने हुए हैं गवर्नमेंट के, और उनमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और अपेक्षाएं क्या हैं। दूसरी तरफ हमको उनको तोलना पड़ेगा, हमारी व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट वी नीड, ये चेंज होना चाहिए। मोटा मोटा हम सबको मालूम है कि जहर है और हमारे को ये नुकसान दे रहा है, और कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने उसके मापदंड भी तय किए हुए हैं कि ये जो है वो कंजम्पशन से 30 दिन पहले इस्तेमाल होनी चाहिए, कम से कम ये वाली 7 दिन पहले होनी चाहिए। इससे ज्यादा पहले अगर होगी तो वो खाने में उसका ट्रेस रह जाएगा, उसमें फल सब्जी या अन्न में, और वो ट्रेस बॉडी में जाएगा। पर अब ये मेरे को मालूम नहीं कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये क्या ये किसी कानून के स्तर पर हैं, या ये सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं एकेडमिकली। कानून इंडिया के लिए बनाना है, दूसरे देशों के लिए बना हुआ है। हाँ, तो अगर उससे ज्यादा दिन पहले कोई इस्तेमाल करता है, मेरे को ये मालूम है कि पंजाब के अंदर लोगों ने इतना फर्टिलाइजर डाला है फार्मर्स ने, क्योंकि एक कंपटीशन है भाई, मेरे को इतना प्रोड्यूस लेना है 1 एकड़ में से। इतना ज्यादा डाला है कि ओवर द पीरियड वो उसके ट्रेस एलिमेंट्स पानी में और हर चीज में, जमीन में, और कहाँ चले गए हैं, और वो इवन अब पानी भी वो पेस्टिसाइड युक्त ही आ रहा है। तो हमको ये मेन चीज हमारे लिए ये है कि हम इस फील्ड में नए हैं, हमें मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो उससे हमें क्या फायदा होगा। और दूसरा है कि जब मेथोडोलॉजी पता लग जाए तो हमें कौन से दरवाजे को खटखटाना है, विच मिनिस्ट्री विल हेल्प अस, और विच आइदर ओनली लीगल रिकोर्स इज अवेलेबल, के PIL दायर ही करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के पास जा सकते हैं। चिटनीस साहब और आनंद साहब ज्यादा समझते होंगे मेरे ख्याल, मैं तो कॉमन सेंस से इतनी बात ही कह सकता हूँ। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। पहलवान साहब, आप आज की मीटिंग के लिए 2 शब्द प्लीज। नमस्कार। मैं आज की सभा में वक्ता और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबको साधुवाद कहता हूं कि मेरे जैसे मामूली आदमी के लिए तो कठिन विषय है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में जरूर आता है कि जो हम कर रहे हैं ये गलत है, जो हो रहा है ये गलत है। अब इस गलत को कैसे बताएं? देखिए, एक मानसिकता, एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी आपको, एक मानसिकता हमारी ये बन गई है कि जो चीज अंग्रेजी में आ रही है, जो जा रही है, जो चीज बताया जा रहा है ये हमारे साहब ये बाहर से आई है, वो सही है। जो भारतीय चीजें हैं जो है वो बोले ये देसी चीजें ला रहे हैं, क्यों, क्या कोई इलाज बाकी नहीं है क्या? हमको यही चीज समझानी है और यही है, और जहां ये नहीं आ रहा वहां कानून का सहारा लेना, नियम नहीं तो नियम बनाना है। नियम है और नियम का पालन नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर हमारे विद्वान वक्ता भी थे, किस इसमें एक्शन लेना है वो हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उनको सब मालूम है। वो दस्तावेज निकाल के देंगे, बराबर देंगे, और हम उन लोगों की तारीफ करेंगे जिससे कर रहे हैं। चलिए, बहुत जय हिंद। थैंक यू सो मच। पुरी साहब, आप सल्यूट हम सबको
आप करवा दीजिए आनंद साहब के रिस्पेक्ट में। आनंद साहब और चिटनी साहब हमारे तो घर के हैं, उनको बार बार मैं बोलूंगा तो मैं अपनी सुमित मंडलोई जी, हाँ अपनी बात को ही खिलाफ जाऊंगा। तो मंडलोई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और आनंद साहब आपने जो हमें अपने विस्तृत एक्सपीरियंस के आधार पे जो चीजें बताई हैं, आप इतने साल बाहर विदेश में रह के आए, आपके पास ज्ञान का अकूट भंडार है और आप इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे कार्य कर चुके हैं जो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी हमें रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि हम देखिए हम सबका मकसद तो एक है कि किस हम अपने देश को एक ऐसा समृद्ध और ऐसा कामयाब देश बनाएं जिसमें इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो ना हो जो आम जन को नुकसान पहुंचाती है, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं चाहते कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर कोई गिरावट आए, क्योंकि हमारे मुल्क में पॉपुलेशन की बहुत बड़ी समस्या है और हमको सब हर पेट को खाना देना है। तो ये बड़ा थिन एक बैलेंस है इन दोनों के बीच में। बट भूखा रहना मंजूर है सर मरने से, ये बात बड़ी फैक्ट है। आदमी को जहर कोई कहे जी के पेट भरने के लिए जहर दे रहे हैं तो कोई भी नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। पेट भरने के लिए रोटी मिलेगी तब तक ठीक है, पर जहर तो कोई भी नहीं खाएगा। अब हमारी अज्ञानता है, हमारी कुछ मामलों में पराधीनता है, ये एक तरह से अभी रविंद्र पहलवान जी ने भी इशारा किया उस और हमारी पराधीनता भी है। हम अंग्रेजियत और विदेश की चीज़ों को जो ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि उनके यहाँ बैन हो चुकी है, हमारे यहाँ चली जा रही हैं, क्योंकि उनकी कंपनियों ने बनानी है और बेचनी है, वहाँ नहीं बिकती है तो वो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में बेचते हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, जर्मनी में ही हैं, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज बन गई थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उनको यूटिलाइज करने के लिए पेस्टिसाइड की फैक्ट्री डाल दी गई स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए। और वो जो ऑलरेडी जहरीली चीज़ें बना रहे थे जिसका उन्होंने उपयोग जूस पे किया और बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशंस पे किया अपने मकसद को कामयाब होने के लिए, वो उन चीज़ों को आगे बनाकर जो है दूसरी तरह से उसका रूप बदल के पेस्टिसाइड के रूप में हमें बेचने लगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड वी सल्यूट यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू एंड गुड नाइट नमस्कार। एवरीबॉडी। गुड थैंक यू। नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सर।